टैनअप की जानिब से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। जी, तो आप लोग ज़रा मुझे कमेंट करके बताते जाएं कि मेरी वीडियो और वॉइस आप सबको क्लियर आ रही है। इस वक्त हम लाइव हैं दोनों ग्रुप में। जी, कैसे हैं आप सब लोग मंथली मेंबर्स? सबको वालेकुम सलाम। मुझे ज़रा कमेंट करके बताएं कि वीडियो वॉइस आप सबको क्लियर आ रही है। जी ठीक है, क्लियर आ रही है। और कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? आई होप आप सबका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। तो कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? और कौन कौन हमें कहाँ कहाँ से देख रहा है? जी, कौन कौन कहाँ कहाँ से हमें देख रहा है? और जी लुकमान भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? ठीक हैं? हमारे साथ थोड़े से लोग जुड़ जाएं, फिर इंशाल्लाह हम अपने सेशन का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ लाइव में थोड़े से और लोग जुड़ जाएं। जी अब्दुल मतीन भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? ठीक हैं? अच्छा, मलिक भाई इराक़ से देख रहे हैं। अच्छा, मैं आज आप लोगों से बताता हूँ कि हम लोग किस तरह से अपने सेशन को लेके चलेंगे। अच्छा, पहले तो मैं आपको बिटकॉइन की अपडेट दूंगा, फिर मैं आपको इथेरियम की अपडेट दूंगा। उसके बाद हम कॉइन मार्केट कैप पे जाके वॉल्यूम देखेंगे, फिर क्रिप्टो फेयर इंडेक्स को चेक करेंगे और क्रिप्टो बबल्स के ऊपर हम देखेंगे कि आज कौन से ऑल्ट कॉइन ने परफॉर्म किया है। फिर आज जो हमारा टॉपिक है बेसिक, वो है वेब 3.0 का। मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा कि क्या है वेब 3.0, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। फिर उसका बाद जो आप कॉइन बोलेंगे उसका मैं आपको टीए करके बता दूंगा। वालेकुम जी अब्दुल्ला भाई, कैसे हैं आप? ठीक है? जी आयशा, नहीं मेरी बहन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही? इमरान भाई को आवाज़ नहीं आ रही? इमरान भाई, अभी तो सब यही कह रहे हैं कि आवाज़ सबको क्लियर आ रही है। तो अगर आप लोग मुझे एक बार और कंफर्म कर दें सब कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप सबको, वीडियो वॉइस दोनों। फिर उसके बाद बस हम अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। ये मुझे एक बार और क्लियर कर दीजिए। ठीक है, जैन भाई कह रहे हैं क्लियर आ रही है। बस हम अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एहसन भाई भी कह रहे हैं क्लियर है, साद भाई भी कह रहे हैं क्लियर है। ठीक है, ठीक है, लुकमान भाई भी कह रहे हैं क्लियर है। चलें, अब हम अपने सेशन को आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बढ़ते हैं बिटकॉइन की अपडेट की तरफ। ज़रा हम बिटकॉइन को देखते हैं। अच्छा, ट्रेड हम लोग आज कोई नहीं लेंगे, मार्केट में वॉल्यूम इतना ख़ास नहीं चल रहा है, तो मैं आज लाइव सेशन के अंदर कोई ट्रेड नहीं दूंगा आपको। चलें, हम अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम चलते हैं बिटकॉइन की अपडेट की तरफ, ठीक है ना। अच्छा, मैंने बिटकॉइन को अभी डेली टाइम फ्रेम के अंदर ओपन किया हुआ है। हमारा बिटकॉइन का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अच्छा, मैं एक चीज़ आप लोगों से डेली टाइम फ्रेम के अंदर ज़रा डिस्कस करता चलूँ कि अगर हम बिटकॉइन को ज़रा जूम करके ये देखें कि प्रीवियस ये जो इसकी 3-4 कैंडल्स हैं, इसके अंदर बिटकॉइन जो है एक जोन के अंदर ही चल रहा है। जैसे ये एक समझ लें एक शॉर्ट टाइम फ्रेम है, बस ये इस जोन के अंदर, जैसे मोस्टली इस जोन के अंदर अपने आप को स्टेबल इसने किया हुआ है। 16,900 से लेकर 16,744, इस जोन के अंदर बिटकॉइन का प्राइस अपने आप को स्टेबल करके चल रहा है, लेकिन वॉल्यूम नहीं आ रहा है कंटिन्यू मार्केट के अंदर। अगर हम देखें ना, वॉल्यूम कोई आ नहीं रहा कि वो बीटीसी को एक बाउंस बैक दे सके अच्छा।
वॉल्यूम मार्केट के अंदर अभी लो चल रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताता चलूँ, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये EMA10 हमें कंटिन्यू यहीं से रेजिस्टेंस दे रहा है। जैसे ही प्राइस EMA10 के पास आता है और हमें वहाँ से रेजिस्टेंस मिलती जाती है और हम रिजेक्शन लेते चले जाते हैं। यहाँ पे भी देखें रेजिस्टेंस मिली ऑलमोस्ट, इस कैंडल को भी ऑलमोस्ट EMA10 के पास से ही रिजेक्शन मिली। ये कैंडल ने EMA10 को ब्रेकआउट किया, लेकिन कैंडल क्लोजिंग EMA10 के नीचे हुई। फिर इस कैंडल पे देखें तो इसको भी EMA10 की रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी। फिर इस कैंडल को नोटिस करें तो इसको भी EMA10 की रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी। अब आज की जो हमारी कैंडल बन रही है उसको हम नोटिस करें, उसने EMA10 को ब्रेकआउट तो कर दिया था, प्राइस चला गया था 16,921 के ऊपर। तो हुआ क्या कि कैंडल हमारी अभी भी EMA10 के नीचे ही है, हमें रिजेक्शन मिल गई। और करंटली अगर हम देखें तो बिल्कुल EMA10 की हम रेजिस्टेंस में ऑलमोस्ट, ये जो प्राइस चल रहा है $16,860, यही हमारा रेजिस्टेंस का जोन बना हुआ है। और यहीं से हमें जो है अभी रेजिस्टेंस मिल रही, यहाँ से हमें एक अच्छा वॉल्यूम चाहिए। जैसे यहाँ से हम देखें EMA10 ने ब्रेकआउट तो कर दिया था, लेकिन एक वॉल्यूम इतना खास नहीं था ना, वॉल्यूम स्टेबल हो पाया, वहीं से हमें रिजेक्शन देखने को मिल गई। तो यहाँ पे हम देखें तो अभी डेली टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज होने में टाइम है 11 hour 53 minute रिमेनिंग है। अच्छा, पाकिस्तान टाइम के मुताबिक कैंडल क्लोजिंग होती है 5 बजे। अब यहाँ पे अगर मैं इसे थोड़ा और जूम आउट करूँ, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये एक जोन BTC के लिए इम्पॉर्टेंट बना हुआ है, इसको हम ज़रा डेली में भी डिस्कस करेंगे, उससे आपको एक और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अच्छा, ये देखें, हम यहाँ से ज़रा इसको चेक करते हैं, थोड़ा पीछे से इस जोन से हम इसे देखते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको ये बात बताना चाह रहा था, ये लेवल पहले आप नोट कर लें। ये लेवल है हमारा BTC का डेली में, ये हमारा है $16,753, ठीक है ना। ये आप इस लेवल को ज़रा नोटिस करें। अब इस लेवल के पीछे मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था प्रीवियस। अगर हम देखें, ये जो मैंने लेवल बताया है, ये आप देखें यहाँ पे BTC को कैसी, BTC यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था कि वो यहाँ पे प्राइस को होल्ड कर पाए इस जोन में। डेली में हम प्रीवियस कुछ कैंडल्स की बात कर रहे हैं। इस जोन को ज़रा आप चेक करें, ये अब आपको क्लियर नज़र आएगा। ये जोन, ये जो जोन है हमारा $16,753 का जोन है। अब इस जोन के अंदर हम देखें तो यहाँ पे आप देखें बिटकॉइन का प्राइस कितना स्ट्रगल कर रहा था। अगर हम प्रीवियस कुछ कैंडल्स की बात करें, इस जोन पे, जिस जोन पे अभी BTC का प्राइस होल्ड है ना, इसी प्राइस जोन को हम प्रीवियस टाइम में देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखें कैसी BTC को यहाँ पे एक हैवी रेजिस्टेंस यहाँ मिल रही थी, उसके बाद BTC का प्राइस ड्रॉप हो गया। फिर अगेन BTC ने स्ट्रगल की, वापस इसी जोन पे आया, फिर अगेन प्राइस ड्रॉप हो गया। फिर यहाँ से बिटकॉइन ने एक बाउंस बैक किया, एक रैली दिखाई, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एक जो जोन BTC को इतनी हैवी रेजिस्टेंस दे रहा था, प्राइस स्ट्रगल कर रहा था ब्रेकआउट करने की, लेकिन BTC को रेजिस्टेंस इसी जोन से मिल रही थी। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊँ, अब आप यहाँ पे लेवल नोट करें। जैसे यहाँ पे ये लेवल हमें रेजिस्टेंस दे रहा था ना इस पूरे एरिया में, अब यहाँ पे हमें लेवल ने सपोर्ट दी इस जोन पे, और यहाँ से एक BTC ने एक अच्छा बाउंस बैक किया इस जोन पे। यहाँ पे इसी जोन से BTC ने बाउंस बैक किया और फिर प्राइस इसका हमारा देखने को मिला ऑलमोस्ट, ये गया $18,398 तक डेली में। तो ये अभी हम डेली में ही डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी तरीके से BTC के लिए समझें ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट है। ये जो इसका मैंने आपको एक लेवल बताया ना बीच में होल्ड करने का, ये $16,753, तो ये BTC के लिए लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे ये लेवल BTC को मतलब ड्रॉप करके नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम अगर हम देखें तो यहाँ से इसी सपोर्ट से हमें एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला था। और अगर हम उससे प्रीवियस देखें तो इसी लेवल से यही लेवल हमें रेजिस्टेंस भी दे रहा था एक हैवी। तो अब अगर हम BTC को डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर मैं आपको बताऊँ, तो आपने कैंडल क्लोजिंग देखनी है आज की अगर हमारी कैंडल क्लोजिंग हमें $17,000 से ऊपर को देखने को मिलती है, जैसे ये इसकी रेजिस्टेंस है 17,000 की, अभी करंटली प्राइस है $16,857, तो इस 17,000 के ऊपर अगर हमें BTC की कैंडल क्लोजिंग देखने को मिल जाती है डेली में, और फिर प्राइस यहाँ पे स्टेबल रहता है, तो वो BTC के लिए थोड़ा सा एक पॉजिटिव साइन होगा, ठीक है। और अगर बिटकॉइन की प्राइस अगर मैं आपको बोलूँ कि 16,500 के नीचे क्लोज होती है, ठीक है, तो वो फिर BTC के लिए जो है ना कोई इतनी ख़ास नहीं, फिर वो BTC के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा। तो इन दो लेवल्स पे आपने देखना है कि 17,000 से ऊपर कैंडल क्लोजिंग हो डेली में और 16,500 से नीचे ना हो,
ठीक है, 16,500 से ऊपर हो जाती है, जैसे अभी करंट रेट चल रहा है इस पे हो जाती है, तो ये फिर भी एक एवरेज है, ठीक है ना। 16,500 से नीचे होती है तो फिर वो थोड़ा सा BTC के लिए नेगेटिव है, 16,500 के ऊपर होती है तो थोड़ा सा एक एवरेज है, और अगर 17,000 के ऊपर होती है आज की कैंडल क्लोजिंग तो वो BTC के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव है। और ये कैंडल क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह 5 बजे। तो ये हमारी डेली की अपडेट थी BTC की। इसको अब हम 4 आवर के अंदर देखते हैं। 4 आवर के अंदर हमें EMS क्या बता रहे हैं। अच्छा, 4 आवर के अंदर मैं देखूं तो BTC इन 3 EMS के बीच में इसका एक प्राइस चल रहा है, ये हमारे EMA 10, EMA 50, EMA 100। अच्छा, इसको अगर हम थोड़ा सा जूम करें तो अभी हम आज की बात करें तो बिटकॉइन का प्राइस प्रीवियस 4 आवर की कुछ कैंडल्स बैक अगर हम जाएं तो वो EMA 10 के नीचे थी। फिर यहाँ से उसने एक अच्छा बाउंस बैक करने की ट्राई की, EMA 10 ब्रेक किया, EMA 50 भी ब्रेक किया, प्राइस EMA 100 तक, EMA यहाँ तक गई 100 तक, फिर EMA 100 से हमें यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिल गई यहीं से। उसके बाद से 4 आवर टाइम फ्रेम में आज की बात हो रही है, फिर उसके बाद से BTC रिजेक्शन लेना शुरू हो गया। तो अभी अगर हम देखें तो BTC को जो सपोर्ट ऑलमोस्ट है यहाँ पे EMA 10 पे BTC को 4 आवर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिल सकती है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या हुआ हुआ, EMA 55 यहाँ पे ब्रेक हुआ हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो EMA 50 अभी ब्रेक हो चुका है। यहाँ पे EMA 10 को जो सपोर्ट हमारी बन रही है $16,842 पे बन रही है। तो ये एक 4 आवर टाइम फ्रेम में हमें सपोर्ट मिल सकती है BTC की। यहाँ पे अगर हम देखें तो वॉल्यूम अगर हमें यहाँ पे लो देखने को मिल जाता है तो हमारा चांसेस है कि EMA 10 हमारा यहाँ पे ब्रेक हो जाए BTC का 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। अब यहाँ पे मैं देखूँ रिजेक्शन हमें यहाँ पे एग्जैक्टली जो देखने को मिली $16,920 से। तो 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देखें तो EMA 100 हमें एक हैवी रेजिस्टेंस यहाँ पे दे रहा है कंटिन्यू। तो ये ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हमें एक हैवी वॉल्यूम BTC को चाहिए यहाँ से ब्रेकआउट करने के लिए। और $17,000 पे हमारी रेजिस्टेंस बनी हुई है। इसको हम 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर मैं देखूँ तो प्राइस कंटिन्यू इसी जोन के अंदर एक ट्रेड हो रहा है। ये हमारे लेवल चल रहे हैं, इतना कोई ख़ास इसके अंदर मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही है। बिटकॉइन का प्राइस 16,900 तक जाता है, फिर उसके बाद से वापस से रिजेक्शन लेके वापस 16,600 यहाँ से आता है, फिर यहीं से बाउंस बैक कर जाता है। तो अगर हम नोटिस करें तो मार्केट अभी जो है इतनी कोई ख़ास इसके अंदर हमें वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर वॉल्यूम थोड़ा सा भी ड्रॉप होता है, कोई अगर हमें हल्की सी भी नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिल जाती है, तो फिर हमारा जो 16,500 की जो सपोर्ट का ये जोन है, इसके चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं कि ये ब्रेक हो जाए। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में भी हमें कोई इतना खास वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रहा। एक रेंज के अंदर बिटकॉइन का प्राइस कंटिन्यू स्टक हुआ हुआ है। EMA 100 के पास आके रिजेक्शन ले रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम में, और 1 आवर टाइम फ्रेम में हमें EMA 200 कंटिन्यू यहाँ पे एक हैवी रेजिस्टेंस दे रहा है बिटकॉइन। तो ये हमारी बिटकॉइन की अपडेट थी। कैंडल क्लोजिंग मैंने आपको बताई कि इन लेवल्स पे आपको नोटिस करनी है। तो ये बिटकॉइन की अपडेट थी, आई होप आपको क्लियर होगी। अब ज़रा मुझे आप कमेंट करके बताएं कि बिटकॉइन की अपडेट क्लियर है, फिर हम इथेरियम की अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। देखें बिलाल भाई, एक बात आपको बताऊं, आप कह रहे हैं कि अप या डाउन, देखें ये इन्हीं टेक्निकल चीज़ों से पता चलता है। मैं आपको कंटिन्यू बता तो रहा हूँ कि मार्केट के अंदर अभी वॉल्यूम लो चल रहा है। लो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, यही होता है ना कि अगर ये अब हमारे एक स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम के अंदर ये EMA हमारा ब्रेक हो गया, तो फिर उसके बाद जो हमारी मेजर सपोर्ट है डायरेक्ट वो टेस्ट होगी। अगर आपको ये चीज़ें पता हैं तो फिर आई होप आपको ये भी पता होगा। अगर आपको ये चीज़ें पता होती तो फिर आपको ये भी पता होता कि भाई किस टाइम वॉल्यूम आ सकता है, किस टाइम वॉल्यूम जा सकता है। सिंपल इसका मतलब यही है। चीज़ों को जितना सिंपल करके सीखोगे आप, जब भी आपको फौरी देखते ही पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे मार्केट यहाँ से पंप ले सकती है, यहाँ से मार्केट डंप ले सकती है। अगर इतना ही आपको एक्सपीरियंस होता तो फिर आप डायरेक्ट ये अभी देखकर यहीं से आप बता सकते थे कि भाई मार्केट यहाँ से थोड़ा सा वॉल्यूम के बाद यहाँ तक जा सकती है। तो भाई चार्ट के ऊपर जब टाइम लगाओगे ना, फिर आपको पता चलेगा। इससे टाइम देना पड़ता है चार्ट के ऊपर, और जितना आप टाइम लगाओगे उतना आप अपने आप को सिंपली वे में आप जो है चार्ट को देखते ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि मार्केट अभी
किस वे में जो है मूव कर सकती है। सीखने के बाद सिर्फ ये नहीं होता कि अगर आपने चीज़ें सीख ली और आपने टाइम नहीं लगाया हुआ तो भाई आपको टीएफ करना आ जाएगा, ऐसे नहीं होता। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं इथीरियम की अपडेट की तरफ। ज़रा हम इथीरियम को देखते हैं। इथीरियम की अगर हम बात करें तो इथीरियम का प्राइस बिल्कुल अपने इसी रेजिस्टेंस जोन पे बना हुआ है। इस रेजिस्टेंस को इथीरियम का प्राइस ब्रेक नहीं कर पा रहा है काफ़ी दिन से। अगर हम इस प्राइस रेंज को देखें तो ये हमारी जो बन रही है रेजिस्टेंस वो $1220 की बन रही है। तो यहाँ पे जैसे ही इथीरियम ब्रेकआउट करता है 1 आवर टाइम फ्रेम में, उसके बाद वापस डाउन आ जाता है, फिर अगेन जाता है, फिर डाउन आ जाता है, फिर ईएमए को ब्रेक करता है, फिर डाउन आ जाता है। तो इथीरियम का जो हमारा लेवल बना हुआ है, ये लेवल बना हुआ है, इस लेवल के अंदर इथीरियम का प्राइस होल्ड करता है, फिर उसके बाद यहाँ से बाउंस बैक करने की ट्राई करता है, लेकिन वॉल्यूम लो होने की वजह से यहाँ से ब्रेक नहीं कर पाता। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें इथीरियम को, अगर हम 1 आवर के अंदर इसकी प्रीवियस कैंडल देखें तो यहाँ पे इस जोन से इथीरियम ने एक बाउंस बैक करने की ट्राई की है। यहाँ से जब इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था, कुछ वॉल्यूम यहाँ पे बेहतर था, तो फिर उसके बाद प्राइस स्टेबल रहा कुछ टाइम। फिर जब ब्रेक हुआ, ये हमारी सपोर्ट अगेन ब्रेक हो गई। फिर उसके बाद जब इसने यहाँ से बाउंस बैक किया, तो ये आप कैंडल्स देख रहे हैं, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, इन कैंडल्स के अंदर हमें यहाँ पे वॉल्यूम बार से कंपेयर करना पड़ता है। तो यहाँ पे इस कैंडल के अंदर वॉल्यूम आया और उसके बाद वॉल्यूम ड्रॉप भी हो गया। बायर्स और सेलर्स प्राइस को सपोर्ट से एक रेजिस्टेंस तक लेकर गए, उसके बाद से वहीं से इथीरियम का प्राइस रिजेक्शन लेना शुरू हो गया, जो कि $1237 है। तो उसके बाद से हम देखें तो मार्केट में यहाँ आप नोटिस करें कितना लो वॉल्यूम है। जब तक ये वॉल्यूम बार्स हमें एक अच्छी नहीं मिलेंगी, जब तक इथीरियम के अंदर वॉल्यूम एक हमें अच्छा देखने को नहीं मिल सकता। ये वॉल्यूम बार्स देख के पता चलता है कि अभी मार्केट में इतना कोई ख़ास वॉल्यूम चल नहीं रहा है। इथीरियम की अगर मैं आपसे लेवल्स की बात करूं, इसके मैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर और आपको लेवल बताऊं जिसमें हमें कैंडल क्लोजिंग चाहिए एक इथीरियम को बेहतर मूव परफॉर्म करने के लिए, तो वो हमारी कैंडल क्लोजिंग है। अगर इथीरियम की कैंडल क्लोजिंग 1250 के ऊपर होती है, ठीक है ना, 1250 के ऊपर कैंडल क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो फिर वो इथीरियम के लिए एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन हो सकता है। बट अगर ये हमारी $1200 की सपोर्ट ब्रेक हो जाती है, तो फिर उसके बाद इथीरियम का जो प्राइस है वो फिर समझ लें कि 1180 डॉलर की इसकी सपोर्ट है, फिर $1150 की सपोर्ट है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 1200 की सपोर्ट ब्रेक हुई, तो फिर वो इथीरियम के लिए एक नेगेटिव साइन है, कोई इतना पॉजिटिव साइन नहीं है। तो इथीरियम की क्लोजिंग हमें एटलीस्ट 1200 से ऊपर चाहिए, और 1250 से ऊपर होती है तो वो थोड़ा सा इथीरियम के लिए एक पॉजिटिव साइन है। तो ये हमारी एक इथीरियम की अपडेट थी। आई होप आपको क्लियर होगी। मुझे आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्लियर है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा वेब 3.0। मैं उसका आज आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि वेब 3.0 का क्या कॉन्सेप्ट है। देखें, वॉल्यूम देखने के डिफरेंट तरीके होते हैं। आप चार्ट्स के ऊपर टोटल मार्केट कैप को देखें, चार्ट्स के ऊपर आप टोटल 2 को देखें, फिर उसके बाद आप यहाँ पे आके टोटल मार्केट कैप के कॉइन मार्केट कैप के ऊपर यहाँ आके देखें, वॉल्यूम बार्स को देखें, और जिस कॉइन में आपने कॉइन ख़रीदा हुआ है आप स्पेसिफिक उसका जाके मार्केट कैप देखें। इतनी तरह से जाके चीज़ों को देखना पड़ता है। ये एक चीज़ से सिर्फ नहीं पता चलता है कि वॉल्यूम क्या चल रहा है। इतनी चीज़ों को नोटिस करके फिर हमें थोड़ी सी ये होता है क्लियर कि हाँ मार्केट इस डायरेक्शन में मूव हो सकती है। इस तरह से जो है ना हम चीज़ों को चेक करते हैं। तो अभी मुझे बताएं यहाँ पे क्लियर है? आकाश भाई ब्लॉकचेन का क्या बता दें, आपको क्या पूछना चाह रहे हैं? अच्छा बताएं, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा चलें, अब हम ज़रा यहाँ पे चलते हैं और हम बिटकॉइन का चेक करते हैं कि बिटकॉइन का मार्केट कैप क्या चल रहा है। अच्छा, बिटकॉइन की मैं बात करें तो आज हमारा मार्केट कैप है 324 बिलियन। टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप जो बिटकॉइन की चल रही है वो ये चल रही है। और प्राइस अगर हम इसको प्राइस से कंपेयर करें, $16,865 BTC का प्राइस चल रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम में इतना कोई ख़ास BTC ने परफॉर्म नहीं किया, और प्रीवियस अगर हम 24 आवर्स में देखें तो 0.23% का BTC ने एक हल्का सा मूव लिया है। इथीरियम की हम बात करें तो अभी इसकी मार्केट कैप चल रही है 149 बिलियन, और हम यहाँ पे देखें तो बिल्कुल एक 1 आवर टाइम फ्रेम में माइनर सा इथीरियम ने मूव लिया 0.01% का। तो मार्केट कैप यहाँ पे हम डेली बेसिस पे नोटिस करते हैं। अभी समझ लें अगर इथीरियम के प्राइस को
$1250 प्लस जाना है ना, तो यहाँ पे हमें मार्केट कैप इसकी ऑलमोस्ट चाहिए होगी 156 बिलियन टोटल मार्केट कैप। तो यहाँ पे हमारे पास अभी 149 के करीब चल रही है, तो समझ लें और में ऑलमोस्ट 6 से 7 बिलियन पैसा हमें और चाहिए इसकी 1250 सपोर्ट $1250 की रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए। फिर हमें कैंडल क्लोजिंग देखने को मिलेगी, तो फिर हमें अंदाज़ा होगा। अभी आप चीज़ें देखें, मैं इसी तरीके से आपको बता रहा हूँ कि अब वॉल्यूम का यहाँ पे देखें क्या सीन है। अब यहाँ पे अभी 149 बिलियन अभी जो है मार्केट कैप चल रही है। अब मैंने आपको कहा कि भाई कैंडल क्लोजिंग आपने देखनी है 1250 से ऊपर, जो इथेरियम के लिए थोड़ी सी बेहतर होगी। अब इसको कंपेयर यहाँ पे आगे किस तरीके से करना होता है, जब आपको मार्केट कैप पता होता है कि भाई आज 149 बिलियन है, अब इसमें हमें ऑलमोस्ट 6 से 7 बिलियन मार्केट कैप और चाहिए, तो फिर इथेरियम का प्राइस हमें $1250 के ऊपर देखने को मिलेगा। अब इससे मुझे क्या अंदाज़ा हो गया कि भाई मुझे कितना वॉल्यूम चाहिए, मुझे 6 से 7 बिलियन का वॉल्यूम चाहिए इथेरियम के अंदर, तो जाके 1250 के ऊपर इसकी कैंडल क्लोजिंग होगी। तो इस तरह से चीज़ों को देखते हैं, चीज़ों को आपस में लिंक करना पड़ता है, फिर उसके बाद हम किसी जो है एंड रिजल्ट पे पहुंचते हैं। डायरेक्ट चीज़ें ऐसे नहीं देखी जाती। तो मार्केट कैप आप नोटिस कर लें, आज हमारी इथेरियम की मार्केट कैप ये चल रही है 149 बिलियन और इथेरियम की 324 बिलियन। और अगर हम देखें क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को, तो क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स हमें बता रहा है कि आज हमारा जो मार्केट में फेयर है वो 28 है। और अगर हम यहाँ पे नोटिस करें, आज 28 है, कल थोड़ा सा हमारा फेयर, आज हमारा फेयर थोड़ा सा और बढ़ गया है। और अगर हम प्रीवियस लास्ट मंथ की बात करें तो उस वक्त 22 था, उस वक्त तो एक्सट्रीम फेयर था मार्केट के अंदर। यानी अभी भी लोग खौफ के अंदर मार्केट में चल रहे हैं कि लोगों को खौफ है कि यहाँ से मार्केट कहाँ जा सकती है। तो अभी मार्केट अभी भी फेयर में, खौफ में चल रही है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें कुछ ऑल्ट कॉइन को, तो यहाँ पे हम डेली के अंदर अगर हम चेक करें तो GRT ने थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म किया है प्रीवियस, अभी जो करंट 24 आवर्स चल रहे हैं इसके अंदर GRT ने ऑलमोस्ट अभी तक 5.8% तक का मूव लिया है। अगर यहाँ पे हम LTC की बात करें तो LTC ने भी 6.9% तक का मूव लिया है। ये हम डेली के अंदर कुछ अच्छे ऑल्ट कॉइन को नोटिस कर रहे हैं। बिटकॉइन कैश को देखें तो बिटकॉइन कैश 1.3% थोड़ा सा बेहतर हुआ है। ICP को देखें तो 4.3% उसने परफॉर्म किया है। तो इतनी कोई ख़ास तो हम देखें डेली में कोई ख़ास इतना वॉल्यूम हमें ऑल्ट कॉइन में भी देखने को नहीं मिला, ना कोई ऑल्ट कॉइन इतना ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो ये अभी मैंने टॉप 100 ऑल्ट कॉइन ओपन किए हुए हैं। यहाँ पे अगर मैं ऑटम की बात करूँ तो उसने 1.8% का मूव लिया है। इसको हम देखते हैं अभी ज़रा 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, ये 1 आवर टाइम फ्रेम में कौन से ऑल्ट कॉइन ने थोड़ा सा परफॉर्म किया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो USDN 4.3% पंप हुआ है और FTT 1.1%। इतना कोई ख़ास 1 आवर टाइम फ्रेम में भी कोई ऑल्ट कॉइन इतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहा है। इथेरियम क्लासिक को देखें तो -0.2% ड्रॉप हुआ है। और यहाँ पे EGLD को देखें तो यहाँ इसने 0.3% का हल्का सा मूव लिया है। अगर यहाँ पे हम QNT को देखें तो -0.1% थोड़ा सा इसने ड्रॉप लिया है। तो इतनी कोई ख़ास हमें ऑल्ट कॉइन की मार्केट के अंदर कोई इतनी बेहतर परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रही है। तो ये ऑल्ट कॉइन की कंडीशन है। अभी ऑल्ट कॉइन भी इतना कोई ख़ास नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, ना 1 आवर में ना डेली में। तो इससे हमें यही एक चीज़ कंफर्म हो रही है कि भाई मार्केट में अभी वॉल्यूम लो चल रहा है। तो इस बात को आपने ख्याल रखना होता है कि जब मार्केट में वॉल्यूम लो हो तो उस वक्त हम ट्रेडिंग नहीं करते हैं। तो आई होप आपको ये अब क्लियर होगी। यहाँ पे मुझे अब आप लोग ये बताएं यहाँ तक क्लियर है, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आज हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। आज मैं बात करूँगा वेब 3.0 के ऊपर। आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि क्या है। हमज़ा शाबान भाई, हमारा यही तो टॉपिक है आज, वेब 3.0। मैंने आपको आते ही शुरू में ये आपको एक लिस्ट बताई थी, मैंने बताया था भाई टॉपिक हम आज ये पढ़ेंगे, तो ये न्यू चीज़ तो है। अब इसकी चले मैं स्टार्टिंग करता हूँ। वेब 3.0 के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ। अच्छा देखें, वेब 3.0 क्या है, ठीक है। आपने बहुत जगह देखा होगा और मैंने ग्रुप में देखा भी था, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे होते हैं वेब 3 क्या है। तो मैं आपको बताता चलूँ। देखिए, वेब 3 से पहले मैं आपको वेब 1 वेब 2 का थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दूँ। अभी सबसे पहले हम बात करते हैं वेब 1 के ऊपर। वेब 1 क्या है? वेब 1 इंटरनेट की फर्स्ट जनरेशन को कहा जाता है, जो कि इसकी स्टार्टिंग हुई 1991 से और ये चला 2004 तक, वेब 1। अब वेब 1 के अंदर होता क्या था? वेब 1 के अंदर सिंपली ये होता था कि आप इंटरनेट पे जाते थे, ठीक है ना, आप कुछ सर्च करते थे और आपको उसका जवाब मिल जाता था
वेबसाइट के ऊपर। अब वेबसाइट उस वक्त किस तरह की होती थी, वेबसाइट टेक्स्ट फॉर्म की होती थी, उसके नीचे हाइपर लिंक्स लगे हुए होते थे, और शुरू शुरू में जो वेबसाइट आती थी उन पे इमेजेस भी नहीं हुआ करती थी। फिर इंटरनेट वेब वन जब थोड़ा सा लोगों को पता चला कि वेबसाइट वेब ये होता है, इंटरनेट ये होता है, तो फिर क्या हुआ, थोड़ा सा जब वेब वन आगे पहुंचा तो फिर हमें वेबसाइट के ऊपर इमेजेस भी देखने को मिलना शुरू हो गई। लेकिन उसमें होता क्या था कि लोग उस वक्त क्या थे, सिर्फ इंटरनेट जो था वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर था। जब हम जाते थे कुछ रीड करते थे तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती थी, तो नेट इस तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर बना हुआ था, वेब वन। और लोग यहाँ पे कंज्यूमर होते थे, लोग जाते थे बस उसको इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करते थे, सिंपल रीड करते थे। फिर उसके बाद यहाँ पे होता क्या था कि वेब वन के अंदर लोग अपना कुछ डेटा अपलोड नहीं कर पाते थे वेब वन के ऊपर, कोई इमेजेस कोई वीडियो कुछ नहीं होता था यहाँ पे डेटा वेब वन के ऊपर वही अपलोड करता था जिसकी वेबसाइट होती थी, सिर्फ वही अपना डेटा जो है ना उस वेबसाइट के ऊपर अपलोड करता था। तो यहाँ पे हम वेब वन के अंदर इंटरनेट से इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे, यहाँ पे हम सिर्फ जाते थे और इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वेब वन के अंदर जब कुछ कमियां आई तो उसके बाद आया वेब टू। अब वेब टू आया 2004 में, और 2004 से लेकर जो आज तक का टाइम चल रहा है ये वेब टू का ही टाइम चल रहा है। इंटरनेट की समझें सेकेंड जनरेशन है। अब वेब टू के अंदर क्या होता था, वेब टू के अंदर आप इमेजेस को अपलोड करना स्टार्ट हो गए, आप वीडियोस देखना शुरू हो गए, इमेजेस देखना शुरू हो गए, और आप साथ साथ इन्हें अपलोड भी करना शुरू हो गए इंटरनेट के ऊपर। और यहाँ पे आप इंटरनेट पे इंटरेक्ट करने लग गए, ठीक है ना। जैसे पहले वेबसाइट पे होता था, वेब वन में आप जाते थे इन्फॉर्मेशन को रीड करते थे, अब यहाँ पे क्या हो गया, आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर बन गए, यानी आप अपनी वीडियोस देने लग गए, आप अपनी इमेजेस को अपलोड करने लग गए। अब वेब वन में था कि जो नेट था वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर था, अब यहाँ पे क्या हो गया कि लोग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर बन गए। किस तरह से, फॉर एग्जांपल जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब के ऊपर कोई अपना चैनल क्रिएट करता है, कोई अपनी वो वीडियोस अपलोड करता है, कोई वो एजुकेशनल वीडियोस के बारे में वो बता रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे अब लोग चीज़ों को अपलोड करने लग गए। अब यहाँ पे वेबसाइट जो है वो कंज्यूमर बन गई, और जो लोग हैं वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर बन गए वेब टू के अंदर यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आप यूट्यूब पे जाते हो, आप फेसबुक यूज़ करते हो, यूट्यूब यूज़ करते हो, इसके ऊपर होता क्या है कि आप जाके अपने जो भी वीडियो या इमेजेस अपनी बनाई होती है उसे आप जाके सिंपली अपलोड कर देते हैं, वेब टू के अंदर ये होता है। अब होता क्या है यहाँ पे, जो कंपनीज हैं जैसे फेसबुक हो गई, यूट्यूब हो गई, अब हम जो भी डेटा अपलोड करते हैं, चाहे वो इमेज की शक्ल में हो चाहे वो वीडियो की शक्ल में हो, वो हम लोग जो भी अपलोड करते हैं वो जाता है उस प्लेटफॉर्म के सर्वर पे। अगर आप यूट्यूब जैसे यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब पे आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो वो जाएगी यूट्यूब के सर्वर पे। आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक पे कोई वीडियो अपलोड किया आपने तो वो जाएगी फेसबुक के सर्वर पे। अब यहाँ पे एक मसला क्या आता है वेब टू के अंदर, कि आपने अपनी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड की या फेसबुक पे अपलोड की, अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको आपने अपना डेटा दे दिया फेसबुक के सर्वर पे। अब यहाँ पे अगर फेसबुक चाहे तो उस सर्वर पे जो आपने डेटा अपलोड किया हुआ है, फेसबुक चाहे तो उसे रिमूव कर सकता है, उस पर उसको देख सकता है, उसके साथ कुछ भी कर सकता है। वेब टू के अंदर आप क्या करोगे, आप यहाँ पे बाउंड हुए हो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। यहाँ पे अगर आप कोई भी वीडियो ऐसी डालते हो या आप जिसमें कोई ऐसी बात करते हो जो फेसबुक के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है या यूट्यूब के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो प्लेटफॉर्म क्या करते हैं, वो आपकी चीज़ों को रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको एक तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच का इशू आता है वेब टू के अंदर यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज़ और भी होती है कि आप इंटरनेट पे जो भी डेटा अपना अपलोड करते हो वो सिक्योर नहीं है, ठीक है ना। उसको फेसबुक देख सकता है, उसको यूट्यूब वो भी देख सकता है। अगर आप उसे प्राइवेट, फॉर एग्जांपल आपने कोई फेसबुक पे प्राइवेट करके अपनी इमेज अपलोड किया, अपना कोई प्राइवेट डेटा अपलोड किया, यूट्यूब पे आपने कोई वीडियो अपलोड की जिसे आपने प्राइवेट कर दिया, अब उसे लोग तो नहीं देख सकते लेकिन यूट्यूब चाहे तो देख सकता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आपका एक प्राइवेसी इशू आ रहा है। तो इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करने के लिए आ रहे हैं ये वेब टू के अंदर आ रहे हैं। वेब वन के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी वो वेब टू ने सॉल्व की, फिर उसके बाद वेब टू के अंदर हमारी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हुई लेकिन हमारे इशू आने लग गया प्राइवेसी का। अब यहाँ पे क्या होता है कि प्राइवेसी इशू जब यहाँ पे आ रहा है तो जो सोशल मीडिया कंपनी होती हैं वो क्या करती हैं, वो आपका डेटा सेल करना स्टार्ट कर देती हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मैं अगर जैसे यूट्यूब चला रहा हूँ और आप यूट्यूब चला रहे हो या फेसबुक चला रहे हो, तो आपकी और मेरी फीड्स में डिफरेंट होगा।
क्योंकि आपकी सर्च अलग है, मेरी सर्च अलग है। अब यहाँ पे क्या होगा कि फेसबुक हमें नोटिस कर रहा होता है कि भाई ये बंदा इस टाइप का कंटेंट देखता है, तो फिर उससे रिलेटेड हमें एड्स दिखाए जाते हैं। वो किस तरीके से दिखाए जाते हैं, वो आपके डेटा को फेसबुक नोटिस कर रहा होता है और आपका डेटा वो यूट्यूब, फेसबुक, ये बड़ी बड़ी कंपनीज को सेल करते हैं और जिसके पैसे आपको नहीं मिलते, बड़े प्लेटफॉर्म को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारा डेटा वेब 2 के अंदर लोगों को बड़ी बड़ी कंपनीज को सेल कर दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, ये हमारी एक प्राइवेसी इशू यहाँ पे हम फेस कर रहे हैं वेब 2 के अंदर, जिससे बड़ी बड़ी कंपनियाँ हमारा डेटा सेल करके पैसे बना लेती हैं। तो इस तरीके का जो प्राइवेसी इशू वाला सोल्यूशन है, ये वेब 3 लेकर आ रहा है। वेब 3 के अंदर होगा क्या, अब वेब 3 को हम अब समझते हैं। देखें, वेब 3 जो टेक्नोलॉजी है, ये आपकी ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी होगी और इसके अंदर जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो डिसेंट्रलाइजेशन को दी जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पे आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलेगी। आप मतलब जो चाहो वो आप अपलोड कर सकते हो, या आप जो डेटा जो आपका है वो आपका ही है। यहाँ पे कंपनीज यहाँ पे जो है ना आपके बीच में नहीं होंगी। अब आप चाहो तो अपना डेटा किसी को सेल कर सकते हो। अब यहाँ पे होगा क्या, आपका जो डेटा है वेब 3 के अंदर, उसका राइट सिर्फ आपके पास है। यहाँ पे कोई एक मेजर प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जिसकी वजह से आप अपना डेटा यहाँ पे आपकी अपने हाथ में होगा। अब यहाँ पे हम बात करें, आपके डेटा का राइट आपके पास है। अब यहाँ पे वेब 2 के अंदर क्या होता था, फॉर एग्जांपल जैसे आपने गूगल ड्राइव के ऊपर आपने अपना डेटा अपलोड किया, ठीक है, वो आपने डेटा अपलोड किया है गूगल के सर्वर पर, ठीक है ना। गूगल पे सर्वर पे आपका डेटा आपने सोच के अपलोड किया कि भाई मैं अपने, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने अपने सोशल मीडिया के कुछ आईडी पासवर्ड हैं जिनका मैंने स्क्रीनशॉट लेके गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दिया, ये सोच के कि भाई मेरा आईडी पासवर्ड वहाँ सिक्योर है, कोई देखेगा नहीं। अब फॉर एग्जांपल आपके माइंड में तो ये है, लेकिन आपने अपनी इमेजेस गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दी हैं। अगर गूगल ड्राइव चाहे तो उन्हें रीड कर सकती है, तो यहाँ पे भी आपको एक प्राइवेसी का इशू आ सकता है। तो इस टाइप की ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इनका सॉल्यूशन लेकर वेब 3.0 आएगा कि यहाँ पे आप अपना डेटा चाहो तो सेल कर सकते हो। वो डेटा आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। यहाँ पे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म वेब 2 के जो हैं, जैसे फेसबुक हो गया, ये वेब 2 पे बने हैं, तो ये आपका डेटा आगे सेल करते हैं। वेब 3 के अंदर ऐसा नहीं होगा। वेब 3 बेस कोई ऐसा हमें क्लाउड सर्वर इन फ्यूचर देखने को मिल सकता है जिस पे हम अपना डेटा अपलोड करेंगे तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा और वो सिर्फ आप ही देख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी, गूगल ड्राइव पे आप अपनी कोई इमेज अपलोड करोगे तो वो गूगल ड्राइव चाहे तो उसे देख सकता है कि भाई इसके डेटा में क्या है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वेब 3 के अंदर आप जो डेटा अपलोड करोगे वो इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर होगा, उसे सिर्फ आप ही देख सकते हो। तो यहाँ पे जो हमारा प्राइवेसी का इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये इस टाइप का कॉन्सेप्ट है वेब 3 का। तो यहाँ पे आपको वेब 3 के अंदर आपको आपके प्राइवेसी के इशू देखने को नहीं मिलेंगे। और वेब 3 बेस्ड यहाँ पे बहुत सारे इन फ्यूचर हमें यहाँ पे प्लेटफॉर्म देखने को मिल सकते हैं जो कि डिसेंट्रलाइज होंगे, जिसमें डिसेंट्रलाइज के ऊपर आपको अपनी डेटा जो होता है, पर्सनल डेटा, वो देने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह के सोल्यूशन हमें वेब 3.0 इन फ्यूचर हमारे लिए लेकर आ सकता है। अभी यहाँ पे हमें कोई ऐसी एग्जांपल देखने को नहीं मिली है वेब 3 की, क्योंकि अभी वेब 3 है नया। आहिस्ता आहिस्ता अभी तो दौर वेब 2 का ही चल रहा है। इन फ्यूचर जब वेब 3 का दौर आएगा तो हमें बहुत सारे ऐसे यहाँ पे डेप्स देखने को मिल सकते हैं जो कि डिसेंट्रलाइज बेस्ड होंगे और उसको आप सिक्योरली यूज़ कर सकते हो। तो ये सिंपली कॉन्सेप्ट था वेब 3.0 का। आई होप आप सबको ये ब्रीफ लेक्चर क्लियर होगा। जी, तो मुझे बताएं अब यहाँ पे क्लियर है सब। फिर उसके बाद अब आप मुझे अपने कॉइन्स बता दें, फिर मैं उसका टीए कर देता हूँ। जी, अब आप मुझे अपने कॉइन्स बता दें, मैं उसका टीए करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, एलटीसी को देखते हैं। अच्छा, एलटीसी को मैं डेली में देखें अगर हम यहाँ पे, तो एलटीसी ने प्रीवियस 2 कैंडल्स की हम बात करें तो ईएमए यहाँ पे इसने ईएमए 100 पे एक सपोर्ट यहाँ पे अपनी कंफर्म की। फिर उसके बाद एलटीसी में एक अच्छा हमें वॉल्यूम देखने को मिला। ऑलमोस्ट एलटीसी का प्राइस हमारा फिर $65.48 से सीधा गया यहाँ पे $71.84 तक इसका प्राइस गया।
उसके बाद यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो रेजिस्टेंस इसकी $70 की बनी हुई थी, जो कि इसकी यहाँ पे ब्रेक हो चुकी है। $70.45 करंटली इसका प्राइस चल रहा है एलटीसी का, और ये अपनी रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया हुआ है। अगर हम डेली में देखें तो यहाँ पे अगर एलटीसी क्लोज कर लेता है अपनी कैंडल अपनी $70 की, जो इसकी रेजिस्टेंस थी, इसको ब्रेक तो किया, अगर यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग करके अपने सपोर्ट यहाँ पे कंफर्म करता है तो फिर एलटीसी इन फ्यूचर थोड़ा और बेहतर परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद इसकी जो रेजिस्टेंस बनेगी वो $74.62 के ऊपर बनेगी। तो एलटीसी की मैं बात करूं तो अभी एलटीसी ने थोड़ा और बेहतर परफॉर्म किया है। ये इसकी अब सपोर्ट बनी हुई है $70 की एलटीसी की डेली टाइम फ्रेम के अंदर। XRP, अच्छा XRP को अगर हम देखें 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, ये अभी हम देखें तो लास्ट टाइम अभी XRP ने जो बाउंस बैक किया अपनी इस सपोर्ट जोन से किया 0.3441 से। उसके बाद यहाँ से जब XRP ने बाउंस बैक किया तो XRP की जो यहाँ पे अभी एक अच्छी सपोर्ट है ना, वो है 0.3487 के ऊपर। और करंटली XRP डेली टाइम फ्रेम के अंदर अपनी रेजिस्टेंस पे है बिल्कुल यहाँ पे। EMA10 यहाँ पे इसको एक अच्छी सपोर्ट दे रहा था XRP को 1 आवर टाइम फ्रेम में। अभी इसका प्राइस आके स्टक हुआ है बिल्कुल EMA200 पे। ये ब्रेक करना एक XRP के लिए एक इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखें EMA200 के पास प्राइस आया था इसका XRP का, पर उसके बाद कैसी यहाँ पे रिजेक्शन हमें देखने को मिली। कंटिन्यू यहाँ पे एक ब्रेक यहाँ पे करने की ट्राई की, लेकिन लो वॉल्यूम होने की वजह से हमें एक हैवी सेलिंग देखने को मिल गई XRP के अंदर कंटिन्यू, जब EMA200 से रिजेक्शन ली। और अभी हम देखें तो बिल्कुल ही EMA200 के ऊपर इसका प्राइस बैठा हुआ है। और ये देखें यहाँ पे स्लो स्लो यहाँ पे टेस्ट भी हुआ और स्लो स्लो इसका वॉल्यूम हल्का हल्का नीचे आ रहा है। बट यहाँ पे EMA200 अगर ब्रेक हो जाता है इसका अच्छे वॉल्यूम के साथ, अच्छे वॉल्यूम के साथ EMA200 ब्रेक होता है XRP का, तो फिर इसकी सपोर्ट इसकी सपोर्ट यहाँ पे हमारे पास अच्छी है एक 0.3485 की, ये होल्ड इसे करनी चाहिए। रेजिस्टेंस की मैं बात करूँ, अगर ये ब्रेक हो जाता है EMA200 अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो फिर 0.3584 पे इसकी XRP की एक रेजिस्टेंस बनी हुई है 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। चेन लिंक को हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, लिंक की अगर हम बात करें तो लिंक की ये एक रेजिस्टेंस बनी हुई है $6 की। यहाँ पे आप देखें लिंक ने कितनी बार रिजेक्शन ली, यहाँ से 1 टाइम ली, 2 टाइम ली, 3 टाइम ली, 4 टाइम ली, 5 टाइम ली। ये समझ लें कि इसकी एक हैवी रेजिस्टेंस बनी हुई है $6.023 के ऊपर। यहाँ पे लिंक का एक, यहाँ से जब जब अभी लिंक ने ट्राई किए यहाँ से रेजिस्टेंस, जैसे ही यहाँ पे इसको मिली है वहाँ से इसने रिजेक्शन लिए कंटिन्यू। अब यहाँ पे इसकी जो सपोर्ट बनी हुई है वो 5.916 के ऊपर है ऑलमोस्ट। यहाँ से जब जब लिंक का प्राइस आया तो इसे यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट मिली है। तो करंटली अगर हम देखें तो लिंक का प्राइस की रेजिस्टेंस, अगर लिंक यहाँ से और थोड़ा सा और आगे जाता है तो $6 पे इसकी ऑलमोस्ट $6.023 पे इसकी एक रेजिस्टेंस बनी हुई है। बाकी EMS के अकॉर्डिंग अगर मैं 1 आवर में देखूँ तो इतनी कोई हमारी अच्छी सपोर्ट तो नहीं है 5.980 पे और उसके बाद 5.963 पे। लेकिन अगर हम थोड़ी सी बेहतर इसकी सपोर्ट की बात करें चेन लिंक की, तो हमारी $5.916 के ऊपर यहाँ पे हमारी सपोर्ट है लिंक की। BNB को देखते हैं। अच्छा, BNB की अगर हम बात करें, देखें BNB को यहाँ पे अगर मैं आपको ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना के दिखाऊँ, ये देखें ये एक ट्रेंड लाइन BNB को यहाँ पे एक रिजेक्शन, कंटिन्यू रिजेक्शन दे रही है। जैसे ही BNB का प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है, ये देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें एक रिजेक्शन देखने को मिल रही है। तो ये एक ट्रेंड लाइन इसका BNB का ब्रेक करना एक इम्पॉर्टेंट है बहुत। 244 पे समझ लें अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी BNB की। और BNB की यहाँ पे अच्छी जो सपोर्ट है वो यहाँ पे हमारी $240 के ऊपर। अब अगर यहाँ से BNB बाउंस बैक करता है तो EMS की यहाँ पे अलग रेजिस्टेंस है, जैसे EMA50 पे 244 की है और इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग भी है। तो इस EMA50 को ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस भी है जो मैंने अभी वहाँ से मार्क की। फिर अगर और अच्छा एक वॉल्यूम हमें देखने को मिलता है BNB में, तो फिर यहाँ पे एक हैवी रेजिस्टेंस डायरेक्ट $248 की है 1 आवर टाइम फ्रेम में BNB की। ठीक है, चलें बस हम अपने ये लास्ट कॉइन क्यूटम को देख लेते हैं।
अच्छा, क्यू टर्म की हम यहाँ पे देखें तो इसको यहाँ पे, ये क्यू टर्म की एक अच्छी सपोर्ट है, यहाँ से क्यू टर्म ने एक अच्छा बाउंस बैक किया था। इसको ज़रा हम और ज़रा प्रीवियस में देखें तो यहाँ पे आप नोटिस करें ये एक इसकी अच्छी सपोर्ट है। जब यहाँ पे इसका प्राइस आया था लास्ट टाइम, तो यहाँ पे इसने इस सपोर्ट को 2 बार होल्ड किया और उसके बाद जब इसने एक अच्छा यहाँ से हमें एक रैली दिखाई, फिर उसके बाद इसका जो सपोर्ट जोन है वो $1.945 पे बन रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसकी रेजिस्टेंस 2.41 पे है। यहाँ पे करंटली क्यू टर्म ने अपनी सपोर्ट को होल्ड किया हुआ है, बट अभी भी इसके अंदर हम देखें 1 आवर के अंदर तो हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। तो ये इसका समझ लें बहुत एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर हम प्रीवियस के अंदर देखें तो यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक किया था उसने, और अभी अगर मैं इसे देखूँ तो 1.945 डॉलर पे इसका प्राइस चल रहा है। तो ये सपोर्ट होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक फिर वॉल्यूम इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा तो फिर यहाँ से चांसेस हैं कि यहाँ से क्यूटम एक बेहतर परफॉर्म कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे हम देखें तो सब ईएमएस ने अभी क्यूटम को रेजिस्टेंस दी हुई है। ईएमए 200 ने भी, ईएमए 100 ने भी, ईएमए 50 ने भी, और ईएमए 10 से करंटली क्यूटम का प्राइस रिजेक्शन ले रहा है। तो ये इसके यहाँ पे अगर मैं आपको लेवल्स बताऊँ तो यहाँ पे करंटली $1.948 रेजिस्टेंस मिल रही है ईएमए पे, 1.970 पे मिल रही है, 1.983 और उसके बाद लास्ट $2.019 पे। तो ये क्यू टर्म्स के लेवल्स थे। इस लेवल को होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्यू टर्म के लिए। चलें अब हम अपने सेशन को एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तो आप सब अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।